न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं मयूरी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कब्र में लटका पैर, वर्षों से जेल में बंद, फिर भी भारत को धमका रहे इमरान खान। जेवर में बनेगा यूपी का पहला सेमीकंडक्टर पार्क, मोदी सरकार। टेस्ट संन्यास के बाद क्या विराट रोहित के हाथ से निकलेगा BCCI का कॉन्टेस्ट। जाति जनगणना से पहले RSS की बड़ी पहल, मंत्री विजय शाह पर 4 घंटे के अंदर FIR दर्ज करे। कंपनी हो तो ऐसी, चौथी तिमाही में मुनाफा उछला 27%। ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, पिछड़े वर्गों को उच्च शिक्षा में 11.25% आरक्षण। अब खबरें विस्तार से। कब्र में लटका पैर, वर्षों से जेल में बंद, फिर भी भारत को धमका रहे इमरान खान की जहरीली जुबान। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जेल के अंदर से भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश की है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना और सरकार को आगाह किया है कि उसे भारत के प्रति चौकन्ना रहना चाहिए। उन्होंने डर जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से कोई कदम उठा सकते हैं। इमरान खान ने ये बयान तब दिया है जब वह वर्षों से पाकिस्तान सेना और सरकार की ज्यादतियों का शिकार हो रहे हैं। वह लंबे समय से राजनीतिक प्रतिशोध के कारण जेल में बंद है। उनके समर्थकों पर मिलिट्री कोर्ट पर ट्रायल चल रहे हैं। ऐसा आदेश है कि इमरान खान को भी मिलिट्री कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। इमरान खान के परिवार को 8 हफ्तों बाद मुलाकात की अनुमति दी गई है। इस बैठक में शामिल इमरान खान की बहनों में से एक अलीमा ने कहा कि इमरान चिंतित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुस्से में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से नफरत करने वाला व्यक्ति बताया। बैठक के दौरान इमरान ने 26वें संविधान संशोधन पर भी निशाना साधा। इससे कानून के शासन को दफनाया और सैन्य अदालतों में नागरिकों पर मुकदमा चलाने को वैध बनाने का तंत्र कहा। उन्होंने कथित तौर पर कहा, न्यायिक स्वतंत्रता को वापस ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान जनता का समर्थन महत्वपूर्ण था। अलीमा ने कहा कि उनके भाई ने सैन्य अदालती मुकदमों पर पार्टी की अपेक्षाकृत शांत प्रतिक्रिया पर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि PTI ने मजबूत रुख क्यों नहीं अपनाया। उन्होंने कहा उनकी प्राथमिकता आंदोलन है। उन्होंने ये भी कहा, जहां तक जुनैद अकबर, जिन्होंने PSC अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, यह तय करना उनके ऊपर है कि वह कौन सा पद संभालना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, मेरी प्राथमिकता आंदोलन है, PSC नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री ने 9 मई की घटनाओं से CCTV फुटेज की अनुस्थिति पर भी सवाल उठाया। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। जेवर में बनेगा यूपी का पहला सेमीकंडक्टर पार्क, मोदी सरकार ने दी मंजूरी, जाने क्या होगा फायदा। केंद्रीय कैबिनेट ने यूपी के जेवर में भारत की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दे दी है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अब तक 5 सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी गई है और वहां तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। एक इकाई में इसी साल उत्पादन शुरू हो जाएगा। यह HCL और फॉक्सकॉन का संयुक्त उपक्रम है। जेवर में 2027 से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएंगी और हर महीने 3.6 करोड़ चिप। यह यूपी का पहला सेमीकंडक्टर पार्क होगा। इससे प्रदेश में चिप बनाने वाली बड़ी कंपनियां आएंगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। योगी सरकार निवेशकों को कई तरह की छूट भी दे रही है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सेक्टर 10 और सेक्टर 28 में ये पार्क बनेगा। इस योजना से उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। सेमीकंडक्टर पार्क के बारे में कुछ खास बातें हैं। यमुना विकास प्राधिकरण ने 2 सेमीकंडक्टर क्लस्टर के लिए जमीन चुनी है। पहला क्लस्टर सेक्टर 10 में 20 एकड़ में होगा, जबकि दूसरा सेक्टर 28 में 125 एकड़ में बनाया जाएगा। इडा इन दोनों क्लस्टर में पानी को साफ करने के लिए 8 MLD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएगा। इसके साथ ही 60 MLD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जाएगा। अगर कोई कंपनी सेमीकंडक्टर बनाने के लिए निवेश करती है तो उसे सरकार की तरफ से और भी ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स सेंसर, ATMP, OSAT के लिए 75% की लैंड रिबेट भी दी जाएंगी। इन क्लस्टर को बिजली की सप्लाई के लिए 400, 200, 132 kV के सबस्टेशन भी बनाए जाएंगे। यहाँ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम की सुविधा भी जल्द की शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं, 25 सालों के लिए दूसरे राज्यों से बिजली खरीदने की ट्रांसमिशन और व्हीलिंग शुल्क पर
50% की छूट मिलेगी। स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पर भी 100% की छूट दी जाएंगी। साथ ही हर साल 5% ब्याज सब्सिडी भी दी जाएंगी। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। टेस्ट संन्यास के बाद क्या विराट रोहित के हाथ से निकलेगा बीसीसीआई का कॉन्टेक्स्ट, जाने क्या नियम। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने हाल ही में टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लिया है। हालांकि ये दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए वनडे फॉर्मेट में खेलते रहेंगे। विराट और रोहित शर्मा के टेस्ट संन्यास के साथ ही अब एक नई बहस ये छिड़ गई है कि क्या इन दोनों धाकड़ खिलाड़ियों के पास बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्टेक्स्ट रहेगा या फिर नहीं। टेस्ट के अलावा रोहित और विराट कोहली T20 फॉर्मेट से भी संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में बीसीसीआई के सचिव देवजीत सेकिया ने इस पूरे मामले में सफाई दी है। देवजीत सेकिया ने बताया है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को ग्रेड A+ कैटेगरी में ही रखा जाएगा, भले ही उन्होंने T20 और टेस्ट से संन्यास लिया हो। लेकिन इसके बावजूद बीसीसीआई उन्हें पहले जैसी सुविधा देती रहेंगी। इसके पीछे का एक बड़ा कारण यह है कि विराट और रोहित शर्मा अब भी भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा है। बता दें कि बीसीसीआई हर साल अपने सेंट्रल कॉन्टेक्ट का ऐलान करती है। इसमें 1+A, B और C कैटेगरी होती है। इन कैटेगरी के मुताबिक सभी खिलाड़ियों को सालाना सैलरी तय होती है। बीसीसीआई ने पिछले महीने ही अपने नए सेंट्रल कॉन्टेक्ट का ऐलान किया था। इसमें विराट और रोहित के अलावा जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा A+ ग्रेड में थे, चूंकि विराट और रोहित अभी भी टीम इंडिया के लिए वनडे में उपलब्ध है। इस कारण इन दोनों खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट के ग्रेड को नियम के अनुसार नीचे नहीं किया जा सकता। विराट कोहली और रोहित शर्मा के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बीसीसीआई के सचिव देवजीत सेकिया ने कहा, विराट कोहली और रोहित शर्मा का ग्रेड A+ कॉन्टेक्स्ट जारी रहेगा, भले ही उन्होंने T20 और टेस्ट से संन्यास ले लिया है। वे अभी भी भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा है और उन्हें उनके ग्रेड की सभी सुविधाएं मिलेंगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जाति जनगणना से पहले आरएसएस की बड़ी पहल, राजनीतिक लाभ के लिए न हो इस्तेमाल, इस इरादे से समिति बनाने पर विचार। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से जनगणना के साथ ही जाति जनगणना भी शामिल करने की घोषणा के बाद आरएसएस एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है। आरएसएस जाति व्यवस्था की जमीनी हकीकत का आकलन करने के लिए एक समिति बनाने पर विचार कर रहा है। ये समिति सामाजिक राजनीतिक चिंताओं पर एक व्यवस्थित दृष्टिकोण तैयार करेगी। आरएसएस का मानना है कि जाति आधारित डेटा का उपयोग केवल सार्वजनिक कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि राजनीतिक लाभ के लिए। संगठन का शीर्ष नेतृत्व इस आंतरिक विचार पर मंथन कर रहा है। आरएसएस हमेशा से इस बात पर जोर देता रहा है कि इस कदम का उद्देश्य जातिगत विभाजन को गहरा करना नहीं है, बल्कि उन चीजों को खत्म करना है जो लोगों को बांटती है। एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, इस देश में ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने लंबे समय से जाति पहचान के आधार पर हिंदुओं को विभाजित करने की कोशिश की। उन्होंने आगे कहा, ऐसा नहीं होने दिया जा सकता। डेटा का उद्देश्य उत्थान होना चाहिए, न कि वोट बैंक का गणित। इसका मतलब है कि डेटा का इस्तेमाल लोगों को ऊपर उठाने के लिए होना चाहिए, न कि सिर्फ वोटों के लिए। आरएसएस का मानना है कि सामाजिक समरसता ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक पदाधिकारी ने कहा, एक ऐसा खाका बनाने का विचार है जो सरकारों को न्यायपूर्ण ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाए। उन्होंने ये भी कहा, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी जाति डेटा को राजनीतिक हथियार के रूप से इस्तेमाल न करे। इससे उद्देश्य विकल्प हो जाएगा। आरएसएस ऐसे समय पर यह विचार कर रहा है जब जाति विमर्श ने राष्ट्रीय राजनीतिक एक नई बहस को जगह दी है। आरएसएस का दृष्टिकोण आंतरिक सहमति बनाने पर केंद्रित है कि जाति वास्तविकताओं को कैसे संबोधित किया जाना चाहिए। इसमें सामाजिक सद्भाव और जातिगत डेटा समर्पित कल्याण पर जोर दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंत्री विजय शाह पर 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करें, हाईकोर्ट ने मोहन सरकार को दिए आदेश। मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ सकती है। एमपी हाईकोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए बयान पर खुद से संज्ञान लिया है। साथ ही मंत्री पर 4 घंटे के अंदर एफआईआर करने की निर्देश दिए गए। जस्टिस अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला की युगल पीठ के सामने राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह पेश हुए। फिलहाल कोर्ट के विस्तृत आदेश का इंतजार है। ये मामला ऑपरेशन सिंदूर की नायिका सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। कोर्ट ने सरकार को शाम 6 बजे तक का वक्त दिया है। इस समय के अंदर एफआईआर दर्ज करने हैं।
हाई कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों के केस दर्ज करे। अब देखना होगा कि सरकार क्या कदम उठाती है। वहीं मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी से माफी मांग ली है। हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी नेतृत्व से उन्हें हटाने की मांग कर रही है। अब कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर दर्ज होती है तो मंत्री विजय शाह की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि उनके बयान पर अलाकमान ने उन्हें आगाह किया है। यह काफी संवेदनशील मामला है। हालांकि कार्रवाई को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। ऐसा माना जा रहा है कि उनके बयान की वजह से पार्टी की फजीयत हो रही है। ऐसे में पार्टी कुछ कठोर फैसला ले सकती है। मंत्री विजय शाह के बयान का पूरे देश में विरोध हो रहा है। शाह के खिलाफ एमपी में कांग्रेस ने जगह जगह पर विरोध किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी शाह के खिलाफ खुद ही थाने में एफआईआर दर्ज करने पहुंचे हैं। मंत्री विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस देशद्रोह का मुकदमा करने की मांग कर रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कंपनी हो तो ऐसी, चौथी तिमाही पे मुनाफा उछला 27%, तो शेयर होल्डर्स को मिला हर शेयर पर 70 रुपए का डिविडेंड। बुलेट मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी आयशर मोटर्स ने बुधवार को अपने वित्तीय नतीजे घोषित कर दिए। कंपनी को Q4 FY25 में अच्छा मुनाफा हुआ है। इस दौरान कंपनी का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 27% बढ़ा है। इस तिमाही में कंपनी ने 1362 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। पिछले साल इसी तिमाही में यह आंकड़ा 1070 करोड़ रुपए था। शेयर बाजार के जानकारों ने 1265 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान लगाया था। कंपनी का मुनाफा अनुमान से भी ज्यादा रहा। रॉयल इनफील्ड या चर्चित नाम बुलेट मोटरसाइकिल बनाने वाली इस कंपनी ने एक और घोषणा की है। कंपनी ने अपने शेयर धारकों को 70 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड देने का फैसला किया है। यह डिविडेंड 31 मार्च 2025 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष के लिए है। कंपनी की कमाई भी बढ़ी है। मार्च में खत्म हुई तिमाही में कंपनी ने 5241 करोड़ रुपए कमाए। पिछले साल इसी तिमाही में यह आंकड़ा 4256 करोड़ रुपए था। इस तरह कंपनी की कमाई में 23% को बढ़ोतरी हुई है। कंपनी का मुनाफा पिछली तिमाही के मुकाबले भी बढ़ा है। Q3 FY25 में कंपनी का मुनाफा 1170 करोड़ रुपए था। इसी तिमाही में यह बढ़कर 1362 करोड़ रुपए हो गया है, यानी मुनाफे में 16% की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह कंपनी की कमाई भी पिछली तिमाही के मुकाबले 5.4% बढ़ी है। Q3 FY25 में कंपनी की कमाई 4973 करोड़ रुपए थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, पिछड़े वर्गों को उच्च शिक्षा में 11.25% आरक्षण। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज रहेंगे बाहर। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब उच्च शिक्षा संस्थानों में SCBC वर्ग के लिए 11% 25% की आरक्षण होगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में ओडिशा कैबिनेट ने बुधवार को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उच्च शिक्षा संस्थानों में 11.25% आरक्षण देने की फैसले को मंजूरी दे दी है। यह आरक्षण केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित न होकर अब सरकारी विश्वविद्यालयों में सहायता प्राप्त संस्थानों और राज्य भर के उच्च शिक्षा केंद्रों में प्रवेश पर भी लागू होगा। हालांकि यह आरक्षण मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश पर लागू नहीं होगा। मांझी सरकार का यह फैसला उनके CM के रूप में 1 साल पूरा होने के कुछ दिन पहले आया है। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री मांझी ने मीडिया से कहा कि यह नीति इसी शैक्षणिक सत्र से लागू की जाएगी। इसके तहत स्नातक शिक्षक प्रशिक्षण विधि पाठ्यक्रमों में दाखिले पर यह आरक्षण मिलेगा, जो कि स्कूल एवं जन शिक्षा, उच्च शिक्षा, संस्कृति और खेल विभागों के अधीन आते हैं। मुख्यमंत्री मांझी ने कहा कि पिछली सरकारें इस तरह का निर्णय नहीं ले सकी, जिससे पिछड़े वर्ग सामाजिक न्याय से वंचित रह गए। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब हाल ही में केंद्र सरकार ने देशव्यापी जातीय जनगणना को मंजूरी दी है और साथ ही मांझी सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने में कुछ ही दिन शेष है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा सरकार के इस कदम को ऐतिहासिक बताते हुए सराहना की। सरकार चाहती है कि सभी वर्गों को समान अवसर मिले। यह आरक्षण नीति इसी दिशा में एक प्रयास। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए MNS न्यूज़ TV। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।